कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का यानी सिविक्स का। और चैप्टर 1 का ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो एक क्लास में बातचीत चल रही है एक टीचर के बीच में और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो बातचीत उठा रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं जो ऊपर हमने बात की 1.4 1.3 टॉपिक में उसके अनुसार। तो देखिए एक स्टूडेंट है फरीदा, उसका कहना है कि देखिए जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में कंट्रीज़ में फैल रही है। तो ये चीज़ हमने सीखी है, ये फरीदा का कहना है। तो वहीं राजेश कहता है कि देखो अब जो है अब हम पहले के मुकाबले बेटर सोसाइटी में रह रहे हैं, बेटर अच्छी दुनिया में रह रहे हैं और अब हम धीरे धीरे वर्ल्ड डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं देखिए सुस्मिता का कहना है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैंने तो एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा जिसमें कि बताया गया कि अमेरिकन जो है वो किस तरह से इराक को उन्होंने इन्वेड कर दिया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। तो क्या ऐसा करते हुए इराक के लोगों से पूछा गया था और उनसे बातचीत की गई थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं। तो फिर फरीदा कहती है कि नहीं, मैं यहाँ दो देशों के बीच के रिलेशनशिप की नहीं बात कर रही कि वो दोस्त हैं या दुश्मन है या फिर क्या है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक बन रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे हैं। तो वहीं राजेश का कहना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देश अगर डेमोक्रेटिक बन रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि वर्ल्ड भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो इराक वार की अगर हम बात करें तो इराक वार जो है वो क्यों हुआ था, उस देश के डेमोक्रेसी को लेकर ही हुआ था। इसके बाद तो सुस्मिता का कहना है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। उसके बाद जो टीचर है सिंह सर, वो समझाते हैं इन स्टूडेंट्स को कि देखो यहाँ पर जो दो चीज़ें की तुम बात कर रहे हो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड डेमोक्रेसी अलग चीज़ है और जो डेमोक्रेसी किसी देश के लिए वो अलग चीज़ है। तो इसके बाद सुस्मिता कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सुरेंद्र कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, हम कैसे बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी एट द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल। क्या कोई सरकार है, वर्ल्ड गवर्नमेंट? अगर है तो उसका प्रेसिडेंट कौन है? अगर सरकार नहीं है तो हम उसे डेमोक्रेटिक या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं। तो ये खत्म हो गई बातचीत। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो ऊपर सवाल उठाया गया स्टूडेंट्स के द्वारा उसी चीज़ का जवाब यहाँ पर जवाब के रूप में लिखा गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उन्हीं सवालों के ऊपर। तो यहाँ पर कहा गया था कन्वर्सेशन में कि डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या बढ़ जाने से जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनके बीच के जो रिलेशन है वो भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को बात करने से पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र के द्वारा जो सवाल उठाया गया, बात की गई है कि क्या वर्ल्ड लेवल पर कोई गवर्नमेंट मौजूद है, अगर है तो उसका प्रेसिडेंट कौन है वो और वो किस तरह से फंक्शन करती है। तो देखिए आप जानते हैं कि इंडिया की सरकार है, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है या फिर किसी और देश की सरकार है जैसे फ्रांस की, यूके की या फिर चाइना की। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि ऐसे रूल बना सकता है जो कि पूरे दुनिया के हर एक सिटीजन पर लागू हो, हर एक बंदे पर लागू हो। ऐसा कोई देश नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई देश कर नहीं सकता तो कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। कौन से 2 फीचर्स? तो याद कीजिए जब हमने पहला वीडियो किया था उसमें हमने बात की थी 2 फीचर्स डेमोक्रेसी के, कि जो रूलर है वो इलेक्ट होना चाहिए लोगों द्वारा और लोगों के पास बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है जब यहाँ पर कोई रूलर ही नहीं है और यहाँ पर कोई क्या कहते हैं उसका कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ आप जो इमेज देखेंगे ये इमेज बनाया गया है 2005 में ये पब्लिश हुआ था मैक्सिको में और इंटरनेशनल गेम्स नाम से टाइटल से पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये कार्टूनिस्ट, इस चीज़ को आपको खुद से एनालाइज करना है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए सुरेंद्र की अगर हम बात देखें तो सुरेंद्र की बात सिंपली जो है वो बिल्कुल सही है।
हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट अराइज हियर। तो हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का क्वेश्चन यहाँ अराइज नहीं होता। देयर इज नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि पार्शियली फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट जैसे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर लोगों का, देशों का संगठन है, देशों का समूह है जो कि एक तरह का गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में काम करता है। जैसे अगर हम कोई फंक्शन, कोई चीज़ की बात करें जो फर्स्ट एड के लिए काम करता है या फिर हॉस्पिटैलिटी के लिए काम करता है, तो वो सिर्फ उसी रीजन में काम करेगा, वो दूसरे जो टास्क है जैसे मिलिट्री है या फिर उस तरह की चीज़ों में इंटरवीन नहीं करेगा। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीजन इन अ वे गवर्नमेंट कैन। तो ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये देशों को उस तरह से ऑर्डर नहीं पास नहीं कर सकते जिस तरह से एक सरकार अपने देश के लोगों के ऊपर ऑर्डर्स पास कर सकती है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये रूल्स बना सकते हैं, ये रूल बनाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लिमिट कर सकती है या फिर उन्हें कुछ स्पेसिफिक काम करने से रोक सकती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान देना है। मैं इन पॉइंट्स को आपको पढ़ा देता हूँ। Who makes laws and rules to the govern the seas that do not fall within the boundaries of any one country? तो आप सोचिए कि हर देश का अपना एक स्पेसिफिक रीजन है। तो जो सी है यानी कि समुद्र है, वो रीजन जो किसी भी देश के अंदर में नहीं आता है, उस रीजन के लिए कौन संगठन रूल बनाता है और कौन उसको फॉलो करता है, या फिर कौन सा संगठन है जो कि पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को के ऊपर जो खतरे हैं उसको टैकल करता है या फिर टैकल करने के लिए सभी देशों को मजबूर करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए और सोचनी चाहिए। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है has evolved many conventions on this question that are now binding on most countries in the world। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जो संगठन है उसने बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं और बहुत सारे चीज़ें की हैं जो कि सभी कंट्रीज़ को बाध्य करती है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक वर्ल्ड एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है देशों का। तो ये सभी देशों का एक समूह है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सभी देशों को एक दूसरे से कॉपरेट करने के लिए हेल्प करती है या फिर हम कह सकते हैं मजबूर करती है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी जनरल होता है वो उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप सोचिए, मतलब ध्यान दीजिए। What happens when a country attack another country in the unjust manner? अगर कोई कंट्री दूसरे देश पर हमला कर देती है बिना कोई रीज़न के, बिना कुछ समझे, सिर्फ उसके रीज़न को कैप्चर करने के लिए या फिर किसी और रीज़न, किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पर काम आता है हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी बनाने के लिए देशों के बीच में और उनके काफ़ी सारे देशों के बीच में शांति बहाल करने के लिए। तो इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अगर कोई देश है जो कि दूसरे के देश के ऊपर अटैक कर देता है बिना कोई रीज़न से और दूसरा देश जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत सारे देशों की आर्मी लाएगी और इस देश की मदद करेगी और इस देश के साथ युद्ध लड़ेगी और उसके साथ पूरे वर्ल्ड से सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, यानी रोक लगा दिया जाएगा। कोई देश उससे बात नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, इस तरह से चीज़ें करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, Who lends money to the governments when they need it? तो विश्व की कौन सी संगठन है जो कि किसी भी सरकार को लोन देती है जब उसे ज़रूरत होती है? जैसे कि अगर इंडिया गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो कौन है जो इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगी, या फिर चाइना की गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत पड़े तो कौन उसे लोन देगा? तो इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, IMF इस काम को करता है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी विश्व के देशों को लोन देता है ताकि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को कर सकें। तो लोन देने से पहले जो ये संगठन है जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर IMF, ये गवर्नमेंट से मांग करती है कि वो सारे अकाउंट्स
all its account and direct it to make changes into in its economic policy। जिस हिसाब से लोन देती है उस हिसाब से ये देशों से कहती है कि वो अपने अकाउंट्स को शो करे और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी उस अनुसार से चेंज करे और चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। इसके बाद यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। ये सभी पॉइंट्स आपने सोचे हुए कि सिक्योरिटी कौन मेंटेन करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए कौन रूल बनाता है, या फिर अगर किसी को पैसे चाहिए तो कौन देता है। तो अब बात आती है कि ये सभी जो संगठन हैं क्या ये डेमोक्रेटिक संगठन है या फिर नहीं है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पर जो कि कुछ फंक्शंस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सरकार की तरह। जैसा कि अगर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होती तो करती, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है अलग अलग। बट वी नीड टू नो हाउ डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर। लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये जो कंट्रीज हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कितने डेमोक्रेटिक हैं। तो द यार्ड स्टिक हियर इज वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज हैज फ्री एंड इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो क्या यहाँ पर सभी कंट्रीज वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें बराबर का अधिकार दिया गया है इस चीज़ के लिए, यानी कि अपने बातों को रखने के लिए, अपने बातों को कहने के लिए, या फिर कोई रीज़न कोई चीज़ें कहने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम एग्जामिन करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड बॉडीज जितने भी हैं उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को। Every one of the 192 countries of the UN have one vote in UN General Assembly। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो वहाँ पर जितने भी कंट्रीज वहाँ पे मेंबर हैं, ये 192 नंबर जो है ये शायद पुराना है, अब बढ़ चुका है ये संख्या। तो वहाँ पर सभी देशों को बराबर अधिकार वोटिंग का, यानी कि वन वोट सभी कंट्रीज कर सकते हैं। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो देखिए ये रेगुलरली ईयरली सेशंस में मिलते हैं, यानी साल में कुछ महीनों के लिए इनका सेशन होता है, कुछ दिनों के लिए सेशन होता है। और जो लीडर होता है जनरल असेंबली का वो इसी मेंबर के रूप में चुना जाता है, यानी सभी कंट्रीज मिलकर उसका एक लीडर चुनते हैं, उसका एक हेड चुनते हैं। जनरल असेंबली इज लाइक पार्लियामेंट। तो जनरल असेंबली जो है वो किसी भी एक देश के पार्लियामेंट की तरह होती है जहाँ पर सभी देशों के बीच डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है। In that sense, the United Nation would appear to be very democratic organization। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो यूएन जो है वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नजर आती है, जहां पर कमजोर देश को भी बराबर अधिकार दिया गया है मजबूत देश के बराबर। लेकिन जो जनरल असेंबली है वो सारे डिसीजन नहीं ले सकती है, और क्या एक्शन लेना है अगर कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन जनरल असेंबली नहीं ले सकती है। इसके लिए अलग से 15 मेंबर वाली सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इस तरह के क्रूशियल डिसीजंस को लेती है। जो काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना है। इसके अलावा 10 अलग मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं 2 ईयर्स के लिए, यानी 2 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन जो रियल पावर है वो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके हाथों में होती है। तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, स्पेशली जो यूएस होता है, वो यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें यूएस मेन है। यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूनाइटेड नेशन को मेंटेन करने के लिए। और जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक वीटो पावर होता है, यानी कि पूरा सिक्योरिटी काउंसिल एक तरफ, और अगर वो परमानेंट मेंबर चाहे तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर आपका रसिया या फिर चाइना अगर उस फैसले को लागू नहीं कराना चाहता है तो वो उसके खिलाफ हो सकता है और पूरे फैसले को वो खत्म कर सकता है, काट सकता है। उसके पास वीटो पावर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि काउंसिल जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक सभी परमानेंट मेंबर उसके लिए राजी नहीं हो। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट, और इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिमांड करने लगे हैं कि यूनाइटेड नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ताकि सभी जो कमज़ोर देश हैं उनकी बातों को भी ध्यान दिया जाए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो वो उतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है जितना कि हमारा जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन का। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अब हम बात करते हैं, आईएमएफ जो है
वो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स यानी सबसे ज़्यादा उधार देने वाली एक संस्था है। इसमें करीब 173 मेंबर्स हैं, लेकिन इन 173 मेंबर्स में से सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो देखिए, आईएमएफ में जो वोटिंग का अधिकार होता है किसी भी कंट्री का, वो उस हिसाब से तय किया जाता है कि उस कंट्री ने आईएमएफ में कितना पैसा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स अगर 30% पैसा देता है तो उसका वोटिंग राइट 30% है। कोई देश अगर 0.1% देता है तो उसका वोटिंग राइट उसी अनुसार से होगा। तो ये रीज़न है कि आईएमएफ जो है वो उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है जैसा कि दूसरे जो हमारा जनरल असेंबली है। तो देखिए, हाफ जो वोटिंग राइट है आईएमएफ का, वो कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में है, करीब 7 देशों के हाथ में। तो इसमें आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, यूके, सऊदी अरबिया, चाइना और रसिया। उसका रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आईएमएफ में सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। और इसके अलावा जो 166 कंट्रीज़ हैं आपके 173 के बाद, जो आपके 166 बच गए इन 7 को रिमूव करने के बाद, उनका बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज होता है, वोटिंग राइट होता है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पैसा ही बहुत कम दिया आईएमएफ में। तो देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह के, उसमें कमज़ोर देशों की जो बात होती है वो एक तरह से दब जाती है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी एक यही सिमिलर सिस्टम है वोटिंग का। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा आज तक चुना गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। इसका मतलब है कि वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन ही होता है और वही हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। इसे चुना जाता है क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसे कि कहा जाता है ट्रेजरी सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो इस चीज़ को चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि कंपेयर दिस टू द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इस चीज़ को आपको कहा जा रहा है कि आप कंपेयर करें कि इसके पहले जो हमने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो चीज़ें बात की थी उससे कंपेयर आपको करना है। व्हाट वुड यू से अबाउट अ कंट्री वेयर सम पर्सन हैव अ परमानेंट पोजिशन इन द मिनिस्ट्री एंड हैव द पावर टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ द इंटायर पार्लियामेंट। तो आप सोचिए कि जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पर ये हालत है, अगर वो किसी एक देश में हालत होती जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर परमानेंट पोजीशन होता है और वो जब चाहते तब पूरे पार्लियामेंट के फैसले को रोक सकते थे या फिर पलट सकते थे। या फिर कोई पार्लियामेंट जहाँ पर 5% जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी वोट रखते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग अधिकार रखते हैं, पूरे फैसले को पलटने का अधिकार रखते हैं। तो क्या आप ऐसे सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं। देखिए, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी के सिंपल टेस्ट को भी पास करने में फेल हो जाते हैं, जो कि हम नेशनल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आर दे एटलीस्ट बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक देन बिफोर, तो क्या वो पहले से ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं? तो हियर टू द एविडेंस इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। यहाँ पर कोई अच्छी बात हमारे सामने नज़र नहीं आती। तो अगर हम बात करें देशों की, तो देश जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है वो भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो पहले से मुकाबले कम डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जाते जा रही है। अगर 20 साल पहले की हम बात करें तो 20 साल पहले 2 पावर्स हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। जो कंपटीशन था और जो कन्फ्लिक्ट था इन दोनों बिग पावर्स के बीच में, वो एक तरह का बैलेंस बना कर रखती थी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन सोवियत यूनियन के फॉल होने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अकेला सुपर पावर बनकर रह गया है पूरे वर्ल्ड में, और अमेरिकन जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को भी काफ़ी ज़्यादा उसने अफेक्ट किया है। दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो अर्ज और मूव टुवर्ड द ग्लोबल डेमोक्रेसी। तो ये बात ये कहने के लिए नहीं है कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल डेमोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ रहा है। द अर्ज कम्स फ्रॉम पीपल हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू कम इन टच विथ वन अनदर। Over the last few years, the people of different countries have come together with their government support। तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ें लिखी गई है
कि लोग जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं, उनके जो गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट की वजह से। दे हैव फॉर्म्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वार एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड बाय द फ्यू कंट्रीज एंड बिजनेस कंपनीज। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जो कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड पर एक तरह से कब्जा करके रखा हुआ है, या फिर कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने वर्ल्ड के बड़े हिस्से पर, बड़े पावर्स पर कब्जा करके रखा हुआ है। एज इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द नेशन, द इनिशिएटिव ऑफ डेमोक्रेसी एमंग द नेशन हैव कम फ्रॉम स्ट्रगल ऑफ द पीपल। तो अगर हम बात करें नेशन के लेवल पर डेमोक्रेसी की, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी आई है वो लोगों के स्ट्रगल के लिए आई है, स्ट्रगल की वजह से आई है। लेकिन अब बात है कि कौन इस चीज़ को करेगा वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ देखिए एक कार्टून दिया गया है। कार्टून में बताया गया है कि ये जो व्यक्ति है ये इसका नाम है वॉल्फविज। आई विल वर्क फॉर डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वो हमेशा यूएस का सिटीजन होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है यूएस का, उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो देखिए ये व्यक्ति पेंटागन में काम किया करता था, और इसका पेंटागन यानी यूएसए का रक्षा विभाग जो कि सैनिकों कंट्रोल करता है। तो इसका कहना है, कार्टून में दिखाया गया कि जिस तरह से मैंने सैनिक होते हुए दूसरे देशों पर कब्जा किया या फिर किस तरह के टास्क किए, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में रहते हुए मैं पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। इसके बाद मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक है डेमोक्रेसी प्रमोशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।